हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 12th और क्लास 10th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम यहाँ के साथ कर रहे हैं। क्लास 10 का पूरा कोर्स आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग और क्लास 12th का पूरा कोर्स आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं और जो बच्चे बोर्ड के हैं वो बच्चे अपने बोर्ड के साथ बहुत आसानी से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बायो वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल। जेई वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में लेवल इंक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से इसको देख सकते हैं क्योंकि हम नीट के पीवाईक्यूज के सेशंस बहुत सारे कर रहे हैं। जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो कि आइडियाज हमें आपको टॉपिक के देते हैं या चैप्टर में जितने टॉपिक हैं उनको जिस तरह से वाइंड अप करते हैं, बस उतना ही कोर्स आपको सीखना है बोर्ड में फुल मार्क्स लाने के लिए, और नीट के लगभग सारे सवालों को ठीक ठीक कर ले जाने के लिए उतना सफिशिएंट है। जरूरत है खूब सारे क्वेश्चंस लगाने की, टॉपिक इससे ज्यादा से डिटेल में नहीं पढ़ना है, मच मोर देन सफिशिएंट काम हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। हमने आपको कहा था कि 2 सेशंस में 30 मिनट्स के 2 सेशंस में अल्टरनेटिंग करंट हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे, जिसमें स्पीड बहुत तेज नहीं होगी, आपको इत्मीनान से समझ में आएगा, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। तो फिलहाल के तौर पर आज वन शॉट पर कोर्स चल रहा है और ये है हमारा पार्ट 2। और पार्ट 2 का मतलब ऐसा नहीं कि वन शॉट 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, आधे घंटे का, मतलब 1 घंटे का ओवरऑल सेशन है ना, सब कुछ मिलाकर। खैर, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या क्या काम किया था। हम लोग प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल सर्किट तक पहुंच रहे थे। प्योर एल सर्किट आज हमारा टारगेट है। हम लोगों ने एवरेज वगैरह करंट देख लिए थे। प्योर एल सर्किट आज का टारगेट है, यहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ द सर्किट हम यहां डील करेंगे। प्योर एल सर्किट, प्योर एल सर्किट का मतलब क्या है? इंडक्टिव सर्किट, यानी एसी सोर्स है और एसी सोर्स में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा इंडक्टर, इंडक्टर के अलावा कुछ नहीं। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है, इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि हमें एक एसी सोर्स बनाना चाहिए, एक पल्स बना देनी चाहिए जो एसी की तरह लगे, एंड देयर आफ्टर आप यहां पर एक इंडक्टर फिट कर दीजिए। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बस उस पर ही ध्यान देना है। मान लीजिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो वैल्यू है वो I = I0 sin ओमेगा टी। अब ऐसा भी I = I0 sin ओमेगा टी को ही आगे हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना होगा? तो हम कहेंगे सर वो होगा L di/dt। मॉड वैल्यूज ले रहे हैं, वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सब छोड़ देते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात है। L कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dt की वैल्यू लिखी गई I0 और फिर लिखा गया sin ओमेगा टी। I0 बाहर, L बाहर, d/dt ऑफ क्या बेटा? sin ओमेगा टी। sin का डिफरेंशिएशन करने जाओगे बेटा तो लिख रहे होगे cos ओमेगा टी और ओमेगा इससे बाहर आ जाएगा। इस वजह से इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो लिखा जाएगा I0 L ओमेगा cos ओमेगा टी। आपको अगर ये बात पसंद नहीं आती तो इसको साइन में ही कन्वर्ट कर लीजिए और यहां आप इसे लिख लीजिए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सर 90 माइनस थीटा भी तो cos थीटा होता है, मैंने पहले ही सिखाया है कि हम लोग यहां पर कौन आगे है, फेज को 0 से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, मैथ की तरह माइनस π/2 से प्लस π/2 का रेंज नहीं लेके चल रहे हैं, हम लोग 0 से 2 पाई का रेंज लेके चल रहे हैं, तो स्टोरी जो है वो प्लस में लिखी जाएगी, माइनस में नहीं लिखी जाएगी। अच्छा जी, तो ये केस। तो एक बात तो पता चला कि जो वोल्टेज है इंडक्टर का वो लीड कर रहा है, लीड्स बाय π/2, और जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय π/2। तो अगर करंट को बेस मानो तो वोल्टेज आगे देखो, वोल्टेज को बेस मानो तो करंट को पीछे देखोगे, अच्छी बात है। हम तो करंट को बेस मानते हैं बेसिकली, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। और एक खास बात कि अगर तुम यहां पर एक खास डब्बा चेक करो कि ये क्या है तो आपको बड़ी मजा आ जाएगी।
ये क्या लिखा हुआ है? ये तो I इंटू एल ओमेगा लिखा है, सामने साइन है, साइन के अंदर कुछ भी उसके कोई यूनिट नहीं, तो इस पूरे डब्बे की वो यूनिट है जो V की यूनिट है, और करंट तो एम्पियर है, तो बाकी बचा हुआ एल ओमेगा जो भी है। इस एल ओमेगा की जो यूनिट होनी चाहिए वो ओम होनी चाहिए। ओम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ओम इंटू एम्पियर बराबर वोल्ट होता है ना, तो इसे हम लोग नाम देते हैं जीटा एल, जिसकी वैल्यू है एल ओमेगा। और जीटा एल जैसे हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस वहां डिफाइन किया था, यहां पर हम डिफाइन करते हैं बेटा क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जीटा एल इक्वल टू एल ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब क्योंकि ये चीज इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में आ गई, तो फील तो बड़ा आसानी से आ जाएगा कि हाँ मजा आ गया भाई, बाबा क्या बात है, बड़ा अच्छा है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ध्यान सुनिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो खोल लीजिए इसको, खेलिए इसके साथ थोड़ा बहुत। जीटा एल की वैल्यू आएगी एल, ओमेगा की वैल्यू आएगी बेटा 2 पाई एफ। तो जरा ग्राफ बनाने की कोशिश कर लो। ग्राफ चेक करोगे तो मान लो कि यहाँ पे तुमने ओमेगा लिखा और यहाँ पे तुमने जीटा एल लिखा, तो ओमेगा के साथ लॉजिकली वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तुमने एल लिखा और यहाँ तुमने जीटा एल लिखा, तो फिर से वही ग्राफ बन जाएगा। फिर अगर ओमेगा के साथ जो ग्राफ आता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी के साथ भी वही ग्राफ आता है, तो ये भी ऐसा बन जाएगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बन रहा है। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको आने चाहिए। ग्राफ अगर आते हैं तो बात बन ही जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा देख लिया इसको, मजा आ गया, वाह क्या बात। खैर जो याद रखना है वो बताता हूं, क्या याद तुम रखोगे? रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, टोटल वोल्टेज से मतलब नहीं है, जितना वोल्टेज रेजिस्टर में उससे मतलब, ठीक है। कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स बाय पाई बाय 2 रेडियंस। इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। फेज डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेज डायग्राम याद रखोगे तो सब याद रहेगा, फेज डायग्राम याद नहीं रखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। दूसरी खास बात बताता हूं, एक और अच्छी बात, एक और क्या याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है इसमें, कि अगर तुम वोल्टेज का फॉर्मूला देखो तो तुम लिखते हो V0 साइन ओमेगा टी, फाई नॉट आई नॉट छोड़ दो, जो भी है तो वही फेज ही तो है, और क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कोई भी फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा फंक्शन नजर आ रहा है जैसा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखा होता था, यानी कि ये फंक्शन बिल्कुल वैसा नजर आया जैसा एसएचएम का फंक्शन होता था। 11th क्लास का एसएचएम याद करो, पढ़ाने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, याद करो पूरा एसएचएम पुराना दोबारा। क्या कहते थे कि एसएचएम को जोड़ने घटाने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा वेक्टर का होता है, यानी एसएचएम की इक्वेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी इवन ऐसा होता है जैसा वेक्टर्स का होता है। मतलब वेक्टर्स को ऐड करते थे तो वेक्टर लॉ लगाते थे, एसएचएम की इक्वेशन को ऐड करते थे तो भी वेक्टर लॉ लगाते थे। ऑल्दो एसएचएम की इक्वेशन वेक्टर नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि एसी सर्किट में जो कुछ भी प्रोवाइडेड इक्वेशंस हैं वो सारी एसएचएम की इक्वेशंस हैं, यानी इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही लॉज लगेंगे जो वेक्टर में लगा करते थे। वेक्टर लॉज विल बी यूज्ड, यानी पैरेललोग्राम पकड़ना है, जी हां। और पैरेललोग्राम हम सोचेंगे कैसे बार बार, अबे सोचना नहीं है, दिमाग में रखना कि सवाल लगाने से पहले उसका फेजर डायग्राम बनाओ। कोई भी सर्किट आ जाए सबसे पहले क्या लगाओगे, फेजर डायग्राम। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, स्टेप 1, इसके बाद जो मर्जी हो खेलो। स्टेप 1 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जैसे सवाल लगाना है वैसे लगाओ, लग ही जाएगा। स्टेप 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एसी का सवाल लगाना है सर्किट का, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फेजर डायग्राम। क्या है बेटा, फेजर डायग्राम। अगर तुम बेटा फेजर डायग्राम देख पा रहे हो, अगर तुम बेटा फेजर डायग्राम देख पा रहे हो तो मेरे भाई मान कर चलो
कि काम हो जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा। पर जिसने बिना फेजर डायग्राम के क्वेश्चन लगाया तो 90% चांस है कि गलत हो जाए अगर सर्किट का क्वेश्चन आ रहा है तो। खैर फिलहाल इतनी बातें याद रखने के बाद हमारी कहानी शुरू होती है बहुत ही खास, बड़े ही चमत्कारी, महान एल आर सर्किट से। एलआर सर्किट क्या होता है उसको जरा चेक करते हैं। एलआर सर्किट क्या है? तो दुनिया वाले एलआर सर्किट के बारे में एक जानकारी देते हैं कि सर अपने पास एक सोर्स होना चाहिए जो एसी हो और एक इंडक्टर लगा हो, बाद में एक रेजिस्टर लगा हो। इंडक्टर को एल बोलो, रेजिस्टर को आर बोलो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पर आपने कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया है? सर वी नेट अप्लाई किया है। अच्छी बात है, वी नेट अप्लाई किया है तो उसमें से कुछ करंट बहेगा। जी हां, करंट बहेगा। करंट के फ्लो करने से क्या इंडक्टर में वोल्टेज आएगा? इंडक्टर तो सर वायर होता है। अबे इंडक्टर में अगर करंट वेरी करता है तो वोल्टेज आता है, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ। और हम एसी लगा रहे हैं, एसी तो लगातार अपनी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बदल रहा है, यानी कि इंडक्टर में भी करंट के चेंज होने से वोल्टेज आएगा और रजिस्टर में भी करंट के होने से ही वोल्टेज तो आएगा, इसी बदले ना बदले। अच्छा तो क्या करना है? सीरीज लिया है, पैरेलल लिया है? सर सीरीज लिया है। आपने सीरीज जानबूझ कर लिया है? जी हां, जानबूझ कर लिया है। क्यों जानबूझ कर लिया है? तो ध्यान रखना बेटे कि हमारे कोर्स में जो भी सर्किट हम पढ़ने वाले हैं वो सब सीरीज होंगे। पैरेलल सर्किट हमारे बोर्ड के कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम करंट को इसीलिए बेस मानकर चलते हैं क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट रिमेंस सेम। ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को कहा कि जो भी सवाल लगाने होंगे वो सब किससे लगने वाले हैं? फेजर डायग्राम से लगने वाले हैं। तो फेजर डायग्राम कैसा है? ऐसी दो डंडियां बना लेनी। इन दो डंडियों में क्या करना है? यहां पर मानना है करंट, और करंट हमारा कैसा है बेटा? बेस लाइन। बेस लाइन इसलिए क्योंकि सीरीज सर्किट पढ़ने जा रहे हो और सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। करंट सेम होता है इसका मतलब करंट सबसे कंपेयर किया जा सकता है। क्या कुछ वोल्टेज हमारे पास रेजिस्टेंस के क्रॉस है? क्या कुछ वोल्टेज हमारे पास इंडक्टर के क्रॉस है? जी हां। क्या इसको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा? नहीं। जो बच्चे इसको इस प्रकार से सोचते हैं कि सर वी नेट डीसी करंट की तरह वीएल प्लस वीआर होता है, ये सब गड़बड़ है, ऐसे नहीं जुड़ेगा भैया। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इनको जोड़ने का तरीका एसएचएम के तरीके का है, यानी कि वेक्टर लॉस लगाने। हमें कैसे पता चलेगा वेक्टर लॉस कैसे? फेजर डायग्राम याद करो अभी बताया था कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में आता है। तो रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज को तो आप यहां चिपका देंगे, ठीक, इसको लिख देंगे वी अक्रॉस आर। और इंडक्टर वाला वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, सिखाया था। आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे। तो आपने इंडक्टर का वोल्टेज भाई साहब यहां चिपका दिया, ये लग गया आपका इंडक्टर का वोल्टेज, नीचे लग गया कैपेसिटर का वोल्टेज। अब खेल खेलो, क्या यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तभी तो पैरेललोग्राम लगाओगे भाई। यहां से इसको मिला दो, तो क्या पैरेललोग्राम लॉ लग गया? जी हां। क्या इसे आप वी नेट बोलने जाओगे? जी हां। क्या हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? जी हां। क्या वी नेट का फॉर्मूला आ गया √a² + b²? जवाब है हां, आ गया। तो नेट वोल्टेज का जो फॉर्मूला है बेटे वो बन जाएगा VL² + VR²। मजा आ गया। पहले बड़ा फेजर डायग्राम कैसे यूज करेंगे? जी हां, आ गया। खेल यहां से अब I × Z लिख लो इसे। क्या आपको V = IR पता है? हाँ पता है, V = IR लगाया। R तो नहीं दिख रहा है यहां पे। सोच, डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस होता था, यहां पे करंट को अपोज करने के 3 फैक्टर है। एक तो कैपेसिटर भी है, एक इंडक्टर भी है और एक रेजिस्टर भी है। तो इन सबका ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा उसे हम बोलेंगे इंपेडेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इंपेडेंस नाम देंगे, इंपेडेंस। ये है साहब आपका इंपेडेंस। अभी जो इंपेडेंस है, ये इंपेडेंस डिसाइड करता है कि ओवरऑल सर्किट के पास करंट को अपोज करने की कितनी ताकत है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। जरा अंदर लिख लो, तो I × zeta L का होल स्क्वायर प्लस I × R का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें से I कॉमन लेके निपटा दो, तो जो आपके पास इंपेडेंस का फॉर्मूला यहां पर आएगा उस इंपेडेंस की जगह लिखा जाएगा zeta L² + R²। तो लॉजिकली आपका एक सुंदर सा आंसर बन जाता है। अब इस आंसर को बड़े ध्यान से देखना मेरी बात। इसे इंपेडेंस भी नाम दिया जाता है, इंपेडेंस भी भाई लोग नाम दिया जाता है, और इसको टोटल रिएक्टेंस भी बोला जाता है। रिएक्टेंस मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था क्या चीज है। एक ही व्यक्ति के दो नाम है, टोटल रिएक्टेंस बोल दे या इंपेडेंस बोल दे, आपको ये पकड़ के चलना है। अच्छी बात।
करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में आप एंगल देख पा रहे हैं फाई है, ठीक। तो इस फाई को नाम दिया जाता है फेज डिफरेंस, किसके बीच का? वोल्टेज और करंट के बीच का। तो दुनिया वाले अगर तुमसे कहने लग जाए कि tan फाई की वैल्यू बताओ, तो tan फाई की जगह तो VL अपॉन VR लिख दोगे, तुम कहोगे हाँ हाँ VL अपॉन VR लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर VL है और बेस की जगह VR है। तो VL की जगह क्या लिखने वाले हो? जीटा L इंटू I, और R की जगह क्या लिखने वाले हो? R इंटू I, ये कट गया साहब, या जीटा L अपॉन R, और जीटा L की वैल्यू आई 2 पाई F इंटू L अपॉन R। ये आपके tan फाई की वैल्यू हो गई। आपको सवाल में कुछ भी दे रखा हो, VL दिया हो, VR दिया हो, जीटा L दिया हो, जीटा R दिया हो, इंडक्टर, रेजिस्टर और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आप टोटल वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहां से एक दूसरा टॉपिक आता है और वो है पावर फैक्टर cos फाई। cos फाई की जगह फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, R बाई Z, पिछले दिन पे बताया था। तो R को तो भाई साहब R रहने दो, और Z की जगह जो वैल्यू तुमने निकाल के रखी है उसको लिख दो। क्या है वो? जीटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। खेल खत्म, पैसा हजम, लो ये हो गया cos फाई। कितना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जो तुमको LR सर्किट में बताया वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना ध्यान रखो। एक और बात, ध्यान से देखो सवाल को, क्या हमारे सवाल में ये जो फेज है, क्या ये फेज ऊपर की तरफ आ रहा है? जब भी ऊपर की तरफ फेज आएगा तो उसे क्या कहने लग जाओगे कि फेज कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। फेज पॉजिटिव होने का मतलब क्या वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है? हाँ। क्या हमारा करंट लैग कर रहा है? हाँ। वोल्टेज जब भी लीड करेगा और करंट जब भी लैग करेगा तो हम कहेंगे इंडक्टिव सर्किट हो गया, यानी सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव हो गया, ठीक। इसी तरह अगर वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा तो कहेंगे कैपेसिटिव सर्किट हो गया। अच्छी बात है। अगला देखें, अगली स्टोरी बड़ी और खतरनाक है। वो LR सर्किट हमने कर लिया, अब आएगा RC सर्किट। साहब RC सर्किट कैसे लिखा जाएगा? RC सर्किट देखिए बेटा, RC सर्किट बनाने का वही पुराना तरीका कि आप एक गोला बनाइए, उसमें आप पल्स बना लीजिए, फिर इसमें आप एक रेजिस्टेंस बैठा लीजिए, फिर एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और नीचे ऐसे इसको R लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए, और यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी है, इसे V नेट लिख दो। अब इन इक्वेशन से डील नहीं करना, इक्वेशन से डील प्योर सर्किट में करना था। आप सिर्फ फेजर डायग्राम तुमको आगे लेके जाएगा। फेजर डायग्राम आता है तो सर्किट आता है, वरना कुछ नहीं आता। ध्यान से देखो बेटा, फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम बनाया, तुमने कहा कि ये क्या है, तो हमने कहा भैया करंट है। करंट के बाद इसको मान लिया था हमने क्या बेटा? बेस लाइन। क्या मान लिया था? बेस लाइन, ये माना था। अब ध्यान से मेरी बच्चों बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं। बेस लाइन के बाद तुमने कहा कि जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है VR वो यहीं पे रहेगा। क्या बोला? रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो यहीं रहेगा, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ना बच्चों, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे चला जाएगा 90 डिग्री पीछे। आप यहां से इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप नेट वोल्टेज मार्क कर लीजिए। ये जो इनका इक्विवेलेंट आएगा इसे टोटल वोल्टेज बोलोगे, और यहां से ये जो बन रहा है इसे तुम फाई बोल रहे हो। फाई इज द फेज डिफरेंस किसके बीच का? टोटल वोल्टेज और करंट के बीच का। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप इस बात को देख पा रहे हो कि ये बदतमीज नेगेटिव है? नेगेटिव क्यों है सर? करंट के पीछे आ रहा है। करंट के पीछे आने का मतलब है कि वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट जो है हमारा लीड कर रहा है। कितने एंगल से लीड कर रहा है? फाई एंगल से लीड कर रहा है। अगर वोल्टेज लैग और करंट लीड करता है तो क्या तुम चीख चीख के ये बात कहने लग जाते हो कि पक्का पक्का ये हो रहा है कि कैपेसिटिव सर्किट हो गया है? क्या कैपेसिटिव सर्किट हो गया? सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है, और कैपेसिटिव बोलने का कुछ और मतलब नहीं है। कैपेसिटिव बोलने का मतलब है कि वोल्टेज पीछे चल रहा है और करंट आगे चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ठीक ठीक समझ में आता है। चलो देखो, ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि वी नेट क्या बनेगा, तो वी नेट बनेगा स्क्वायर रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो अच्छा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? वही पुराना I इंटू जेड, और जेड क्या है? इंपीडेंस। क्या हर बार का इंपीडेंस अलग होगा? सर्किट बदलोगे
तो करंट को अपोज करने की ताकत बदलेगी, यानी इंपेडेंस बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा, कोई शक नहीं है। VR की जगह क्या लिखोगे, IR होल स्क्वायर। VC की जगह क्या लिखोगे, I इंटू जीटा सी होल स्क्वायर। I कॉमन लेके काट दीजिए, तो Z की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी R स्क्वायर प्लस जीटा सी का होल स्क्वायर। इंपेडेंस पकड़ लीजिए। इंपेडेंस पकड़ने के बाद तुरंत आपके खोपड़ी में एक बात चमकनी चाहिए कि सर tan फाई क्या होता है, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो फेज डिफरेंस के बारे में बता देगा, जिससे ये पता चलेगा कि वोल्टेज और करंट कितना आगे पीछे चल रहे हैं, मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, कितने से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मेरी समझ में ये आंसर आएगा VC अपॉन VR, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दीजिए, है ना। VC कितना लिखा जाएगा, VC लिखा जाएगा I इंटू जीटा सी, और VR कितना लिखा जाएगा, IR, इसको काट दीजिए, आंसर इज जीटा सी बाय R। जीटा सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई FC, और R तो R है ही सही, चिपका दीजिए इसे यहां पर। हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज लास्ट आधे घंटे के लेक्चर में करके आए हैं। अगला जो पार्ट है दैट इज अगेन cos फाई मतलब पावर फैक्टर, लिख लीजिए इसका नाम, ये पावर फैक्टर, मैंने पहले ही बताया था पावर फैक्टर क्या चीज होती है। तो जब ये पावर फैक्टर आ गया तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R बाई जेड, R तो R रहने, तो Z तो तुम निकाल चुके हो, और Z का फॉर्मूला क्या बन रहा है, R स्क्वायर प्लस जीटा सी का होल स्क्वायर। खेल खत्म, पैसा आ जम ले। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ, एकदम आसान। खेलो कूदो ऐश करो, जितने फॉर्मूला बनते थे बन गए, जो कुछ होना था हो गया सर, कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखो और फॉर्मूला देखो, बस खेल खत्म, पैसा जम, सब हो गया इसमें। अगला देखो, आरसी सर्किट कोर्स में नहीं, अगला पार्ट जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है LRC सर्किट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा काम करना है LRC सर्किट का, ध्यान से सुनना बेटा, तो LRC सर्किट बेहतर समझ में आएगा। LRC सर्किट तो तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया कि करना क्या है, करना यह है कि एक इंडक्टर लगाना है, एक रजिस्टर लगाना है और एक कैपेसिटर लगाना है। क्योंकि कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट है, इसलिए सबको सीरीज में लगाना है। पैरेलल होता तो करंट को बेसलाइन ना मान के वोल्टेज को बेसलाइन मान लेते और फिर अलग अलग काम कर लेते। खैर फिलहाल यहां पर लिखना है इंडक्टर, यहां लिखना है रजिस्टर, यहां लिखना है कैपेसिटर, और यहां लिखना है हमने क्या अप्लाई किया, वी नेट अप्लाई किया। नेट वेट क्या होता है कुछ। अब ध्यान दो, इस सारा तमाशा करने से इंडक्टर में भी वोल्टेज आया, रजिस्टर में भी वोल्टेज आया, कैपेसिटर में भी वोल्टेज आया, परंतु फेजर डायग्राम के बिना सवाल को सॉल्व नहीं करना। तो आप फेजर डायग्राम बनाइए, चिपकाइए फेजर डायग्राम साहब। यहां पर लिखिए करंट, और करंट को कहिए क्या बन गई है बेटा हमारे लिए, बेस लाइन बन गई। बेस लाइन के आगे क्या है, जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो करंट की दिशा में है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से आगे है, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है। तीन वेक्टर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, लॉजिकली सॉल्व नहीं होने वाले। तो क्या करोगे, पहले जो एक लाइन में उन्हें सॉल्व कर लो, ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई साहब जब भी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो उन्हें माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, VL माइनस VC। तो तुमने VL को भी खत्म कर लिया और VC को भी खत्म कर लिया, बचाया कितना, VL माइनस VC। अब इन दोनों से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो चुपचाप से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तुम्हें अच्छी फीलिंग आएगी। देखो यहाँ पे क्या लगाया तुमने, नेट वोल्टेज। जैसे ही इधर लिखा तुमने नेट वोल्टेज, तो फिर तुमने कहा कि ये एंगल तो फाई है, और जैसे ही तुमको ये एंगल फाई दिखाई देगा तुम चीखोगे कि सर ये तो पॉजिटिव निकल आया। पॉजिटिव निकल आया, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है और करंट हमारा लैग कर रहा है। और ये कब हो पा रहा है, तब हो पा रहा है जब हमारा VL ज्यादा था और VC कम था। अगर VC ज्यादा होता और VL कम होता तो ये सर्किट नीचे की तरफ घूम जाता पूरा फेजर, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट बन जाता और वोल्टेज लैग करता, करंट लीड करता। यानी कि जो बात याद रखनी है वो ये कि अगर गलती से ये हो जाए कि VL बड़ा हो जाए भाई साहब VC से, तो सर्किट कैसा बनेगा, इंडक्टिव बनेगा। और इंडक्टिव से क्या तुम सोचते हो कि वोल्टेज लीड करेगा और करंट जो है वो लैग करेगा। ठीक, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको याद रखना पड़ता है। यहां लिख लीजिए। ठीक, इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि अगर गलती से ये हो गया कि VC बड़ा हो गया VL से, तो लॉजिकली सर्किट कैसा बनेगा, कैपेसिटिव बनेगा।
और इसमें क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा और करंट जो होगा वो क्या करेगा बेटा, लीड करेगा। ये सब कब हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? भाई साहब यहाँ जीटा एल बड़ा होगा जीटा सी से, और यहाँ जीटा सी बड़ा होगा जीटा एल से। खेल लो पैसा आ जाएगा, हो गया। इस पूरे टॉपिक में यहां पर इंपेडेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वी नेट निकालने जाओगे ना तो सर्किट में तुम चेक करो, स्क्वायर रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बेस ये है और परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी। अब यहां से अगर तुम डायरेक्टली इंपेडेंस लिखने जाओ तो तुमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा इंपेडेंस है। और इंपेडेंस का जनरल फॉर्मूला साहब यही है। क्या बोला, इंपेडेंस का जनरल फॉर्मूला यही है, यही है तुम्हारा इंपेडेंस। तुम इसमें से अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट लगा दो तो जीटा एल खत्म कर दो तो आर स्क्वायर प्लस जीटा सी स्क्वायर बचा। प्योर इंडक्टिव सर्किट ये आर एल सर्किट कर लो, जीटा सी खत्म कर लो। अगर तुम उसको प्योर रेजिस्टिव बनाना चाहते हो पूरा ही फैक्टर खत्म हो जाएगा, समझ लो। इसलिए इंपेडेंस का ये केस है। चलो tan फाई कर लो। tan फाई का मतलब होगा VL माइनस VC अपॉन VR, इसका मतलब होगा जीटा L माइनस जीटा C अपॉन R, इसका मतलब होगा ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C अपॉन R, और 2 पाई उपाय वाले फॉर्म में लिख लेना है, यहीं तक काम हो रहा है। पावर फैक्टर लिख लो cos फाई की वैल्यू आएगी R बाय Z, R तो R और Z का फॉर्मूला जो तुम जानते हो उसे लिख लो, दैट इज R स्क्वायर प्लस जीटा L माइनस जीटा C का होल स्क्वायर। और ये बन गया तुम्हारा पावर फैक्टर। खेल खत्म, पैसा जो इतना ही पूछा जाएगा सर, तो हो गया आरसी एलआरसी सर्किट, इससे ज्यादा क्या कुछ नहीं। चलो इसके आगे का काम करते हैं, काम कीजिए। चर्चा करते हैं पावर कंजम्पशन की। पावर कंजम्पशन पर जरा ध्यान दो, बहुत इत्मीनान से ध्यान देना पावर कंजम्पशन पे। हम लोग सर्किट में पढ़ के आए हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, आई स्क्वायर आर टी। सीरीज के केस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एसी में रेजिस्टेंस नहीं भैया, एसी में सब कुछ इंपेडेंस है। तो इंपेडेंस अगर ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, तो पावर इस्तेमाल कम होगी, हीट जनरेशन ज्यादा होगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर तुम लॉस कम करना चाहते हो तो पावर जनरेशन, पावर जो दी गई सर्किट यूज कर रहा है वो ज्यादा हो जाएगी, लॉस कम हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि फॉर मैक्सिमम पावर, ध्यान सुनना, फॉर मैक्सिमम पावर इंपेडेंस मस्ट बी मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम पावर और कैसे आएगी वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम करंट इज रिक्वायर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पावर जनरेट होगी, और जितना कम इंपेडेंस होगा उतना ज्यादा पावर का लॉस कम होता चला जाएगा। तो दो ही बातें चाहिए, पावर मैक्सिमम करनी है तो करंट मैक्सिमम करना है, तो इंपेडेंस मिनिमम करना है। इंपेडेंस की चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है when power in circuit is maximum, जब सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रही होती है, ऐसे समय को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है भाई साहब, ये बहुत खोपड़ी चलाना अच्छी तरह। केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है ये, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है ये, रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का कंडीशन, जिसमें मैक्सिमम पावर आ रही है, इंपेडेंस मिनिमम आ रही है। एट रेजोनेंस क्या हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट बात है जानना। तो रेजोनेंस के केस में आप जानते हैं कि आप कहेंगे पावर कंजम्पशन कैसी होगी, मैक्सिमम। करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम।
तो इम्पीडेंस कैसा हो जाएगा, मिनिमम। ये बार बार क्यों लिख रहे हैं आप, ताकि याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कई बार लिख दिया इसीलिए। अब इम्पीडेंस की चर्चा करो। इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। सब सारा पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, जीटा एल भी पॉजिटिव, जीटा सी भी पॉजिटिव, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव। अच्छा, अगर जीटा सी को बड़ा मान लो, जीटा एल को छोटा मान लो, तो भी नेगेटिव आएगा, पर वो स्क्वायर हो गया फिर पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब आर स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा है, इसका मतलब ये छोटा नहीं हो सकता। एक कंडीशन है, अगर जीटा एल और जीटा सी आपस में बराबर हो गए तो सन्नाटा खत्म, और ऐसे समय पर ही z की वैल्यू z मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐड ही नहीं होगा। अबे जब ऐड ही करना है तो काहे को ऐड करना है बढ़ाने के लिए, है? मिनिमम करने के लिए तो कुछ ऐड नहीं करना है, तो कोई माइनस होना चाहिए, माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीज जो भी आ रही है प्लस हो या माइनस स्क्वायर हो के क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ऐड क्यों करना, मिनिमम चीज क्या होती है, नॉन नेगेटिव, जीरो। तो जीटा एल बराबर जीटा सी होती है। तो यहां से क्या लिखोगे, फॉर z मिनिमम, z के मिनिमम होने पर जीटा एल और जीटा सी बराबर होता है। जीटा एल की वैल्यू बेटा ओमेगा एल होती है और जीटा सी की वैल्यू ओमेगा सी होती है। तो आप ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, इसकी वैल्यू एल सी आती है, इसे ओमेगा लिखते हैं, तो ये वैल्यू अंडर रूट 1 बाय एल सी आती है। इसे अब ओमेगा नॉट लिख देते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 ओवर रूट एल सी। डब्बे में बंद करिए, खास चीज है, मत भूलिए इसे। ये कहलाती है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। कई किताबों में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, गड़बड़ हो जाता है, पेपर में सवाल कट जाएगा, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड होती है। और खेलो, आप सब जानते हो कि ओमेगा की जो वैल्यू है भैया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा नॉट तो एफ नॉट, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या बनी बेटा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ये जो बदतमीज है, ये आदमी कहलाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये क्या कहला रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहला रहा है, बड़ी खास चीज। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की चर्चा करनी है भैया, हम तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं, लिख लो बनो, एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 पाई खेल लो यहीं पे, और ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां से चिपका दो 1 बाय रूट एल सी। तो जो तुम्हारे लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, बस वो 2 पाई लगाकर आ गया है। ध्यान से देखो, चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखो और चाहे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग में जो बात रखनी है वो ये कि ये तुम्हारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस पे कर रही है, एल और सी पर डिपेंड कर रही है। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर डिसाइड कर रहे हैं कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जानबूझ के एल और सी की ऐसी वैल्यूज बना लो जिनसे कि जीटा एल और जीटा सी बराबर हो जाए। जीटा एल और जीटा सी बराबर होने का एक मतलब निकल कर आता है कि VL और VC बराबर हो जाए। तो जब VL और VC बराबर हो जाएंगे तब रेजोनेंस हो जाएगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगी और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनना मेरी बात को, VL बराबर VC करना है, जीटा एल बराबर जीटा सी करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाय रूट LC होनी चाहिए और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट 1 बाय LC होनी चाहिए। ये कंडीशन है रेजोनेंस की, तो पैसा जब लो। अगली बात करो, अब यहां से कहानी आती है बैंडविड्थ की। ऑल्दो टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, परंतु क्योंकि हम लास्ट सेगमेंट कर रहे हैं और इसकी डिटेल एनालिसिस बोर्ड में नहीं है सिलेबस में, तो चर्चा बहुत डिटेल में नहीं, परंतु काम चलाऊ करनी पड़ेगी। पावर एवरेज और ओमेगा का केस दिया गया है, इसका ग्राफ बनाना है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने की चर्चा करोगे तो पता है ग्राफ कैसा बनेगा, देखना ओरिजिन से शुरू होगा। कई किताबों में ग्राफ गलत तरह से दिया होता है, वो लोग क्या करते हैं सिमेट्रिक दे देते हैं, सिमेट्रिक नहीं होता ग्राफ। ध्यान सुनो, ये आ गया कोई वैल्यू, ध्यान से देखो यहां पे ओमेगा नॉट लिख रहा हूं। क्यों ओमेगा नॉट लिख रहा हूं, क्योंकि पावर का यहां मैक्सिमा पाया जा रहा है। तुम जानते हो जहां पर भी पावर का मैक्सिमा पाया जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसे ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे।
हमने जानबूझ के दो बिंदु चूज किए, ये पावर मैक्स अपॉन 2 है, ये सब कुछ सेलेक्टिव तरीके से हो रहा है। हमने जानबूझ के मैक्सिमम पावर बाय 2 के पॉइंट चूज किए, तो देखा कि हमें दो दो अलग अलग ओमेगाएं मिल रही हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, दो ओमेगाएं मिली। तो ओमेगा 1 पर भी पी मैक्स बाय 2 आ रहा है और ओमेगा 2 पर भी पी मैक्स बाय 2 आ रहा है, ठीक। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी ये है, और इसको अगर तुम लिखना चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है मेरी बात। ये जो डेल्टा ओमेगा तुम लिख कर आए, इसे तुम्हें नाम देना चाहिए बैंडविड्थ। क्या नाम देना चाहिए? बैंडविड्थ। ये हो गया सब आपका बैंडविड्थ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, बोलिए, ठीक है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर आप रेजोनेंस अच्छा चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस को किताब लिखकर देती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसके करस्पॉन्डिंग एक टॉपिक किताब में लिख के मिलता है क्वालिटी फैक्टर। फॉर्मूला और का कोर्स में नहीं, चिंता नहीं करना, ठीक है। बस ये सब पूछा जाता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, फ्लैंडम का नहीं, सब डिटेल नहीं। ध्यान सुनना क्या बोला गया कि अच्छा रेजोनेंस कब हो रहा है। अब अच्छा रेजोनेंस का मतलब ये है कि रेजोनेंस ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। अगर रेडियो पे सिग्नल आ रहा है तो मस्त सुनाई देगा, खरखराएगा नहीं, दूसरा कोई सिग्नल कैच नहीं करेगा, पर्टिकुलर सिग्नल चलेगा। इंटरनेट चला रहे हो, कोई एक चैनल चला, दूसरा नहीं आ रहा है। टीवी देख रहे हो तो एक ही चैनल चल रहा है, उस पर दूसरा नहीं मैच कर रहा है। पहले होता था ये सब, क्योंकि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़िया नहीं होती थी। तो क्वालिटी फैक्टर का क्या केस है, ध्यान सुनना। ये तब होता है जब पी मैक्स तुम्हारी ज्यादा हो और बैंडविड्थ तुम्हारी कम हो। पावर जितनी ज्यादा उतना रेजोनेंस बढ़िया, बैंडविड्थ जितनी छोटी उतना रेजोनेंस बढ़िया। एक लल्लू सा ग्राफ बना के बेटा तुमको देते हैं कंपेयर करने वाला। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे तो मजे से समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। ध्यान सुनना कैसे बता रहे हैं। ये दो बने, एक ग्राफ है रेड ग्राफ और एक ग्राफ है ब्लू ग्राफ। तो ब्लू ग्राफ और रेड ग्राफ में किसका रेजोनेंस अच्छा है? रेजोनेंस ऑफ रेड और रेजोनेंस ऑफ ब्लू, किसका ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होने वाला है? भाई साहब रेड का अच्छा होने वाला है। आप देखें कि बैंडविड्थ रेड की छोटी और वायलेट की, सॉरी ब्लू की बड़ी है, और पावर भी रेड का ज्यादा है। तो लॉजिकली जिसका पावर ज्यादा और बैंडविड्थ छोटी उसका रेजोनेंस ज्यादा अच्छा, जिसका पावर कम और बैंडविड्थ बड़ी उसका रेजोनेंस कम अच्छा। ये याद रखना है। क्वालिटी फैक्टर की एक खास बात और है कि क्वालिटी फैक्टर के बारे में लिखना चाहो इसके विषय में, तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर। तो तुम कहते हो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, यानी बैंडविड्थ, यानी कि ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी जो हाफ पावर पॉइंट समथिंग। ये क्या है हाफ पावर पॉइंट का मतलब? वो बिंदु जहां पर मैक्सिमम की आधी पावर मिली थी। ये क्वालिटी फैक्टर है। कोई यूनिट तो बन नहीं रही इसकी, बस ये कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में बताती है कितना बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान सुने। कह रहा है एवरेज पावर। भैया बिजली इस्तेमाल करोगे तो लॉजिकली बिजली का बिल दोगे, तो बिल किसका दोगे? करंट का दोगे, वोल्टेज का दोगे, एनर्जी का दोगे? काहे का? एनर्जी का बिल देते हो, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। अब इसी में क्योंकि लगातार करंट बदल रहा है तो उसके लिए एवरेज चाहिए होता है। तो एवरेज पावर कैसे निकाली जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन करने का अपने पास समय भी नहीं है और डेरिवेशन पेपर में आती भी नहीं है। तो तुम्हें जो जानना है उसका फॉर्मूला है। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो P एवरेज का कोई दूसरा फॉर्मेट देख लीजिए। VRMS को V0/√2 लिख सकते हैं, IRMS को I0/√2 लिख सकते हैं, cos फाई को cos फाई रहने दे सकते हैं। कोई दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या है बेटा। P एवरेज को लिखेंगे V0 इंटू I0 डिवाइडेड बाय 2 और पावर फैक्टर को लिखेंगे R/Z।
अब आपको दिख रहा है कि अगर आपने इस बदतमीज को छोटा करते चले गए तो ये महान पावर बढ़ती चली जाएगी, और जितना ये पावर बढ़ती चली जाएगी मजा आता चला जाएगा। पावर एवरेज में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, यूनिट आएंगे, यूनिट में रेट का मल्टीप्लाई करोगे, पैसा आएगा, कितना बिजली बिल आया। ठीक, अब ध्यान सुनना, Z की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? बोर्ड के लिए ऐसा घटिया सा सवाल पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा पता नहीं, पर इस वैल्यू पे सवाल खूब सारे आएंगे। तो एक बार जरा Z की मिनिमम वैल्यू पर भी नजर डाल लो। Z का फॉर्मूला तुमने लिखा था r² प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। Z की मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तुम कहते थे कि जीटा एल बराबर जीटा सी हो जाता है, ये तो सन्नाटा हो गया। तो Z की जो वैल्यू बच रही है वो है r² यानी कि r, यानी Z की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है r। ठीक, अब जब तुम Z की मिनिमम वैल्यू को r बोल रहे हो, क्या तो Z मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो पावर होती है वो मैक्स होती है। तो अगर तुम मैक्सिमम पावर निकालने जा रहे हो तो लिखा जाएगा I0 इंटू V0/2। अब साहब R अपॉन Z, और Z क्योंकि पावर मैक्सिमम लिखा है तो Z मिनिमम लिखना पड़ेगा, तो लॉजिकली लिखोगे R/R, टाइम खत्म। तो P मैक्स की जो वैल्यू है बेटे वो है I0 V0/2। जितना बोला है इतना अगर पढ़ लोगे तो मानकर चलना, अगर 10 नंबर का एसी आएगा तो 10 में 10 तुम्हारे आएंगे, 5 का आएगा तो 5 में 5 तुम्हारे आएंगे। 19 के ऊपर इसके नीचे नहीं पढ़नी, इतना ही पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, बस काम खत्म, पैसा आ जाए, इससे ज्यादा एसी नहीं आएगा। जितना भी नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कोई फिक्स नहीं होता, कहीं बातें 4-5 नंबर का आता है, 4 नंबर का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, वेरी करता है। जितने भी नंबर का आएगा मानकर चलना इससे बाहर चरण ही नहीं रहेगा। कितना पढ़ लो मच मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा ही बढ़िया सा वन शॉट लेकर आएंगे किसी अगले चैप्टर, जो भी तुम लोग कहोगे उसमें पढ़ाएंगे और 2 लेक्चर्स में काम खत्म कर देंगे, और जितना पढ़ाएंगे उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है मेरी बात, नोट कर लीजिए। खेल खत्म, पैसा जम, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, और एसी पे ओवर वही गानी। इसके बाद अगर मॉडल कहोगे मॉडल पढ़ा देंगे, ऑप्टिक्स होगे ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। साउथ सिटी पीसीएमबी को भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट फेज में अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना तो यहाँ पे कोर्स हो जाएगा अभी भी। ठीक है ना, वन शॉट पढ़ लो, बस काम खत्म, इतने में तुम्हारा सब हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।